हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिंतन अकेडमी में। मैं आपका टीचर रवि। तो शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्लास 7 की हिस्ट्री बुक हमारे अतीत टू प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस बुक में हम पढ़ने वाले हैं कि 7वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक ये 1000 सालों के बीच में हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चेंजेस आए, कैसे समाज के अंदर समाज चेंज हुआ, कैसे बदला, कैसे जात का हुई, कैसे औद्योगिकरण शुरू हुआ, कैसे लोगों ने शहरों का निर्माण करा और गांव गांव से औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ। तो इस बुक में हम 1000 सालों में जितने परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर के अंदर नई और पुरानी शब्दावली। नई और पुरानी शब्दावली से हमें सोचना चाहिए कि 1000 सालों में कैसे भाषा और हमारे शब्दों में परिवर्तन हुए हैं। समय समय के साथ क्या होता है कि भाषा के जो हमारी भाषा है वो समय के साथ बदलती रहती है। उसके जो शब्द है उनके जो मतलब है वो भी समय समय में बदलते रहते हैं। बदलते हैं। भाषा और शब्द में परिवर्तन। समय के साथ साथ भाषा और शब्दावली में सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। ये बात सच है कि भाषा के साथ भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। नए शब्द बनते हैं, पुराने शब्द खत्म हो जाते हैं। आज हम कुछ देखते हैं, जो आज हम हिंदी बोलते होंगे, आज से 2 साल पहले हम वो वाली हिंदी नहीं बोलते होंगे। हमारी भाषा के शब्द काफी बदल चुके हैं। आज हमारी हिंदी में कई इंग्लिश वर्ड ऐड हो चुके हैं। जैसे आज हमें किसी से माफी मांगनी हो तो हम लोगों से क्या कहते हैं, सॉरी नॉट सॉरी बोलते हैं, हमें माफ कर दो हम बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि कैसे कैसे हमारी हिंदी भाषा ने वो शब्द अपने अपने अपना लिया है। ऐसे कई शब्द हैं जो आज हम अपने हिंदी भाषा में दूसरी भाषा के शब्द अपने अंदर अपना लेते हैं। समय समय के साथ जो शब्द कम यूज होते हैं, जो बहुत कम यूज, वो कहीं ना कहीं खत्म से हो जाते हैं, नए शब्द शुरू हो जाते हैं। शब्दों के अर्थों में परिवर्तन। नए समय समय के अनुसार शब्दों में प- समय समय का काल में बदलाव भी रहे हैं। समय के साथ मतलब शब्द भी बन रहे हैं और पुराने शब्दों के अर्थ में भी समय के साथ बदलाव आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि आज हम हिंदुस्तान का मतलब समझते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का जो भूभाग है, जो क्षेत्र है, उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। पर आज से 1000 साल पहले हिंदुस्तान का मतलब हुआ करता था जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसी शब्दों उस भूभाग के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता था। पर पर आज हम हिंदुस्तान का शब्द करते हैं कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और जो क्षेत्रों से हम हिंदुस्तान कहते हैं। फिर दूसरा क्या, विदेशी। आज हमारे विदेशी शब्द का मतलब क्या है, जो हमारा जो कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर के बीच का जो क्षेत्र है, कोई बंदा उस क्षेत्र से बाहर से हमारे देश के अंदर आता है तो मुझे विदेशी कहा जाता है। पर पहले के जमाने में विदेशी वाला क्या होता था कि एक शहर से दूसरे शहर में व्यक्तिगत जाता था तो उसे विदेशी कहा दिया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देखिए, पहले आज के टाइम में एक हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान का ये हमारा मैप है। तो ये हमारा ये हमारा ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ तक, इस एरिया तक हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो अगर कोई इसके बाहर से आता है, मानो कोई यहाँ पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आ रहा है, तो वो विदेशी हो गया। ये विदेशी। पर पहले क्या हुआ था कि अगर कोई एक स्टेट में रह रहा है, अगर मान कोई बंदा हरियाणा का रहने वाला है और वो हरियाणा दिल्ली चला गया, तो वो विदेशी हो जाता था। तो कैसे समय के साथ ये चीजें परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना। इतिहासकारों की सावधानी। अब क्या होते हैं, जब इतिहासकार शब्दों को पढ़ते हैं, खोज करते हैं, तो वो इन चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं कि वक्त के अनुसार भाषाओं में भी परिवर्तन आता है, शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आते हैं। तो एक इतिहासकार उन चीजों को बड़े ध्यान से सावधानी से पढ़ के, उसकी रिसर्च करके, उसके फैक्ट को देखकर उन शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे हमारा ये पॉइंट है ना कि शब्दों के प्रयोग करते समय इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के अलग ही अर्थ होते हैं। जैसे अभी हमने आपको हिंदुस्तान और विदेशी से समझाया कि कैसे वक्त चेंज हो जाता है, और वक्त के साथ जो हमारी लाइफ है, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कैसे चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एक इतिहासकार को इन चीजों का बहुत ध्यान से पूर्वक फैक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वो एक बार एक एक चीज को पढ़ के उस पर निर्णय नहीं दे देते,
वो एक चीज को बार बार पढ़ के, अलग अलग बुकों को पढ़ पढ़ के एक लिपि बनाते हैं, उसके बाद किसी फाइनल पॉइंट पे पहुंचते हैं। कैसे वक्त के साथ चीजें चेंज होती है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है इतिहासकार, उनके सोच, मतलब जो इतिहासकार है वो हिस्ट्री के बारे में बताते कैसे हैं, हमें कैसे पता, जो भी आजकल इतिहासकार बोल रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में, या फिर हमारे गुलाम वंश के बारे में, ठीक है, या फिर हमारे दिल्ली सल्तनत के बारे में जो बातें आज हम सुनते हैं, उसको हम कैसे कहते हैं बात सच है, क्या प्रूफ है, क्योंकि उस टाइम तक हम तो जिंदा नहीं होंगे नॉर्मली। आज तक कौन आज से 400-500 साल जिया होगा। तो आज कैसे इतिहासकार इन चीजों का पता लगाते हैं कि ये जो इतिहासकार जो स्रोत हैं, ये कितने प्रूफ होते हैं, कितने सच्चे होते हैं, इनका पता कैसे चलता है। तो उसको कहते हैं इतिहासकार समय समय भिन्न युगों की खोज करते हैं और इसके लिए विभिन्न स्रोतों का सहारा लेते हैं। विभिन्न युगों की खोज करते हैं, जैसे हमारा युग है, आए थे, हमने अपने हिस्से 3 युगों में बांट है, प्राचीन प्राचीन काल, फिर मध्य काल और फिर आधुनिक काल। इन 3 युगों में जैसे हमने अपनी बांटी हुई है हिस्से, ऐसे वो नए नए युगों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्रोतों का विश्लेषण करते हैं। इतिहास करके लिखित स्रोत के साथ साथ मौखिक स्रोत हो गए, जैसे मौखिक हो गया, मौखिक अन्य स्रोत का विषय करना। मौखिक कैसे, कि मानो कोई हमें लिपि मिली हो कहीं, जैसे अशोक के स्तंभ, जो हमारे अशोक के स्तंभ है वो अपने आप में एक मौखिक है, पढ़ सकते हैं जिन्हें हम। जैसे कहीं कहीं हमें क्या मिलते हैं, पुराने खंडर मिलते हैं, पुराने पुराने महल मिलते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता। आज हम हड़प्पा सभ्यता जो देख रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं सोचों से पता चला है। इतिहासकारों का अध्ययन विभिन्न कालों के लिए होता है, उन्हें स्रोतों का सही समय समय पर परिकल्पन करना था, मतलब स्रोतों को समय समय पर पढ़ना भी पड़ता है, समय के साथ उन्हें देखना भी पड़ेगा, उन्हें पढ़ना भी पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैसे वो समय समय के साथ अपने आप को चेंज करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, आज हम अब इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हमारी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, लेखन सामग्री। अब इतिहासकारों को कुछ, जैसे कभी कभी अशोक के स्तंभ है, हमारे जो हमारे अशोक के स्तंभ है, वो अपने आप में लिखित स्तंभ है, जिसे पढ़ के हमें पता चलता है कि हाँ एक राजा था जिसने ये काम करवाए, ये कलिंग का युद्ध लड़ा उसने, उसके बाद उन्हें यहाँ यहाँ कुछ अच्छे काम करवाए, जिसमें क्या होते हैं लिखित लेखन के सूची इकट्ठा करना, सिक्के सिक्के, जो आज हमारे सिक्के जो है मिलते हैं, मुगल काल में कैसे सिक्के चलते थे, दिल्ली सल्तनत में कैसे सिक्के चलते थे, फिर उपभोग सामग्री कि वे लोग क्या क्या सामग्री यूज करते थे, फिर पांडुलिपि दस्तावेज कि कैसे कैसे के दस्तावेज हमें मिले हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि दस्तावेज कैसे उन्हें अपने हिसाब किताब रखा करते थे, ताकि पांडुलिपि और दस्तावेजों का भी उपयोग करते हैं, जो पुराने समय में संगीत, जिससे उन्हें समझदारी मिलती है कि विभिन्न समूह में कैसे क्या रहा होगा, क्या चल रहा होगा, को लोग कैसे पढ़ते होंगे, कैसे लिखते होंगे, कैसे उनकी डेली दिनचर्या जो होगी वो किस प्रकार की होगी। स्रोतों की विभिन्न इतिहासकारों का अध्ययन विभिन्न स्रोतों की विविधता के साथ होता है, जो उन्हें समृद्ध विश्वासता पूर्णता प्रदान करती है। मतलब जब आप इस सोर्स को पढ़ते हैं, चेक करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अलग अलग हिस्ट्री में देखते हैं कि मुगल काल में भी ये चीज संबलम है, दिल्ली सल्तनत काल के अंदर भी ये चीज देखी जाती है, तो उसके बाद वो फैक्ट पे पहुंचते हैं। जो हमारे यहाँ कुछ पॉइंट है अपने point, जैसे ये रहा ना हमारा ये वाला पॉइंट, कि साहित्य शिलालेख मिलते हैं, ठीक है ना, उसके बाद कुछ मिलते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि जो हमारा है, फिर समय समय पांडुलिपि, पांडुलिपि जो वो लिखते थे, जैसे वो पत्र पे लिखना, आप पे पत्तों पे लिखना, ये भी क्योंकि पांडुलिपियां हुआ करती थी, जो पुराने समय में लिखी जाती थी। फिर इस समय के बीच समाज में विभिन्न परिवर्तन हुए, जैसे सामाजिक रूप से परिवर्तन होना, आर्थिक रूप से होना, राजनीतिक तौर पर परिवर्तन होना, वो किस प्रकार के रहेंगे वो हम आगे भी चर्चा करते हैं। इस समय के बीच समाज में विभिन्न परिवर्तन हुए, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे, अवसरपूर्ण काल रहे, जिसमें नई प्रौद्योगिकी, खाद आपूर्ति और विभिन्न समाज में सकारात्मक परिवर्तन हुए। प्रौद्योगिकी ने कहा कि लोगों ने कैसे कैसे अपनी अर्थव्यवस्था बनाई, कैसे कैसे बड़े बड़े आधुनिक मशीनों का यूज होने लगा, लोग व्यापार करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ये भी तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन चीजें हैं, नई नई प्रौद्योगिकी चीजें आई। इस काल में विभिन्न तकनीकी औद्योगिक की शुरुआत हुई, लोगों ने हाथ ही जब मशीनों का प्रयोग करना शुरू किया। हम जैसे जैसे जाएंगे, जैसे हम जैसे पढ़ेंगे मुगल काल के बाद, जैसे हमारा ब्रिटिश साम्राज्य आया, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर में देखा कि कैसे कैसे आधुनिकरण की शुरुआत हुई, कैसे कैसे मशीनों का युग आया, धीरे धीरे बड़ी बड़ी मशीनों ने लोगों के हाथों की जगह की यूज करने की जगह ली।
कैसे-कैसे समाज में परिवर्तन हुए, ठीक है ना? नई औद्योगिक काल में विभिन्न तकनीकी और औद्योगिक उत्पत्ति की शुरुआत हुई, जैसे सिंचाई के लिए रट, कटाई के लिए चरख और युद्ध के लिए औजारों का उपयोग। इससे खेती में वृद्धि हुई और उत्पादकता में सुधार भी हुआ हमारे। फिर नई खाद भी आई, जिससे हमने आलू, मक्का, चाय, मिर्च जैसी चीज़ें प्रोडक्ट का उत्पादन भी किया, नई-नई चीज़ें उगानी भी सीखी हमने। फिर समूह में विभिन्न समूह का उत्पादन काल में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुए, कैसे मराठा, जाट-फूट राजनीतिक परिवर्तन हुए, समूहों का उत्थान हुआ, जैसे राजपूत हम देखते हैं, राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहोम, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी इस चैप्टर में। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे इस चैप्टर में पढ़ना क्या पढ़ने को, हमें इस चैप्टर इस बुक में हमें पढ़ने को मिलेगा कि कैसे-कैसे परिवर्तन हुए समाज के अंदर, ठीक है ना? आर्थिक परिवर्तन में खेत के इलाकों में बढ़ता हुआ क्षेत्र, उद्योगों के विकास कारण आर्थिक परिवर्तन हुए, लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई और आधिकारिक संरचनाओं में बदलाव भी हुए। मतलब इसमें हमें इस चैप्टर में आप इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, इसमें से मैं ये बता रहा हूँ कि हमें इस बुक के अंदर क्या-क्या पढ़ना है कि कैसे भारत समाज के अंदर परिवर्तन हुए। ये जो हज़ार सालों का परिवर्तन है, ये किस प्रकार का रहा, लोगों ने आर्थिक, राजनीतिक रूप से क्या-क्या परिवर्तन किए, कैसे-कैसे बड़े-बड़े समुदायों का उदय हुआ, जैसे राजपूत हो गया, सिख हो गया। ये कुछ बड़े-बड़े समुदाय हैं जिनका उत्पन्न हुआ, जिन्होंने आगे चल के भारतीय हिस्ट्री में, इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान, ठीक है ना? कैसे-कैसे आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हुई हमारे देश के अंदर। तो सामाजिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, जातियाँ, उपजातियों के बीच बदलाव हुआ, उनके बीच विभिन्न दर्जे तय होने लगे, समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोगों के बीच विभेद बढ़ा और सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, समय के अनुसार क्या हुआ, जातियों का उदय हुआ। कुछ जाति बहुत महत्वपूर्ण रही, कुछ बड़ी जाति बनी, कुछ हमारे देश पे राज किया, जैसे राजपूत, राजपूत हमारे एक रहे हैं, उसके बाद हमारे मुगल एम्पायर रहा, मराठास रहे। ये कुछ बड़े-बड़े समुदाय हैं जिन्होंने हमारे अंदर, हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन किए। सामाजिक परिवर्तन किए, कैसे-कैसे बड़ी-बड़ी जातियों का उदय हुआ, जिन्होंने भारत के ऊपर राज किया, विदेशी शक्तियों से लड़े, ठीक है? जाति पंचायत और मुखियाओं का प्रभाव, कि कैसे-कैसे हमारे समाज के अंदर जाति का उदय हुआ, कैसे-कैसे उसमें परिवर्तन हुए, कैसे-कैसे समाज में मुखियाओं का उदय हुआ, ठीक है? इस पूरे काल के दौरान समाज में होने वाले परिवर्तनों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और परिवर्तन दृष्टि की समृद्धि पूरा बदलाव दिया है। तो इस बुक के अंदर में क्या बताया कि हमारे भारत समाज के अंदर किस प्रकार आर्थिक चेंज हुए, किस प्रकार सामाजिक चेंज हुए, किस प्रकार राजनीतिक चेंज हुए, ये लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया। इस 1000 वर्ष के दौरान हमारा जो टाइम पीरियड है, जो इस बुक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम इस बुक के अंदर हम पढ़ेंगे मध्यकाल हिस्ट्री। मध्यकाल हिस्ट्री एक होती है प्राचीन हिस्ट्री, एक होती है हमारी मध्यकाल हिस्ट्री। तो इस 1000 वर्षों के अंदर हम अपने पूरे मध्यकाल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे मध्यकाल हिस्ट्री में परिवर्तन हुए, कैसे हमारे समाज चेंज हुआ और हम आज जो है वो कहीं न कहीं उस मध्यकाल हिस्ट्री की वजह से आज हम यहाँ हैं। नॉर्मली अगर आपको चैप्टर समझ आया होगा तो तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगला अगला अब अगला हमारा टॉपिक हुआ इसी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहिए चिंतन अकेडमी के साथ।